तो हेलो फ्रेंड्स, आज एक रिवीजन मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमी के लिए यूपीएससी फॉर द अपकमिंग एग्जाम यूपीएससी 2025। तो पहला आज का वो पैटर्न चेक करते हैं क्या कैसा सेशन हम लोग लेंगे। 9 सेशन का टाइमिंग मिला है मुझे। तो पहला सेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स चलेगा, दूसरे सेशन में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, तीसरे सेशन में पब्लिक फाइनेंस, चौथे में बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, पांचवें में डेवलपमेंटल इकोनॉमी, छठा में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सातवें में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड लास्ट सेशन में एग्रीकल्चर। और साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और सम मॉडल क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय आवर टीम। और एक ये सेशन डेली 8 बजे शाम में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मॉड्यूल जो बना गया है रिवीजन के लिए, तो ये लगभग 10 सेशंस में कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथ में आप लोग भी क्वेश्चंस करिए, साथ में क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। जो इकोनॉमी में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 14 से 16 क्वेश्चंस आते हैं, 14 से 16 क्वेश्चंस आते हैं और ट्रेंड चल रहा है। और 14 से 16 क्वेश्चन में जो बेसिक क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन में, स्टैटिक से 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट में रहते हैं, और जो करंट अफेयर्स जो वेटेज है वो 3 से 4 क्वेश्चन का रहता है। तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि स्टैटिक पोर्शन में आप लोग ज्यादा फोकस करें और ज्यादा करंट अफेयर में ज्यादा दिमाग ज्यादा इधर दौड़ाए नहीं, क्योंकि अगर करंट अफेयर में फोकस करना हो तो इकोनॉमिक सर्वे, आपका बजट, इंडिया ईयर बुक, ये सब में बच्चे लगे हुए रहते हैं और बहुत ज्यादा हार्म होता है उसमें टाइम का। तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये वाला। तो स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करें। करंट अफेयर भी वैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा स्टैटिक में ध्यान देना है। सो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमिक्स समझने के लिए, इकोनॉमिक्स का मतलब था सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल क्या है? स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। एंड साइंस, साइंस तो आप जानते हैं रैशनल थॉट या थॉट ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्यों रहे हम लोग ये इकोनॉमी पढ़ क्यों रहे? क्योंकि इकोनॉमी पढ़ने का रीजन क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड। हमारे जो भी कोई भी कंट्री चेक कर ले आप, सारे रिसोर्सेज, वाटर भी अभी तो ड्रिंकिंग वाटर लिमिटेड हो गया। तो अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यही लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हमारा जो नीड है, पीपल का जो नीड है वो इन्फानाइट है, और इन्फानाइट होते रहता है कि आज के बाद वो चलेंगे, वो चाहते चाह खत्म नहीं हो रहा है। तो इन्फानाइट नीड्स एंड वांट्स को कंट्रोल करने के लिए, जो मैनेज करने के लिए इकोनॉमी का एक बड़ा रोल प्ले करता है कि कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज को इन्फानाइट नीड्स एंड वांट्स के साथ मर्ज करके चलाया जाए। तो क्लासिफिकेशन, दो तरह का क्लासिफिकेशन है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो ब्रॉड पर्सपेक्टिव, माइक्रो इंडिविजुअल। अपने घर पे ही जो अपन जो बजट बनाते हैं, घर पे 15,000 रुपये मंथली मिल रहा है, घर पापा भेज रहे हैं, तो उसको खुद कैसे चलाना है, कितना पैसा स्कूल फी में लगना है, कितना पैसा खाने में लगना है, तो वो भी एक तरह का माइक्रो इकोनॉमी है, वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में। और मैक्रो हो गया बड़ा लार्ज फर्म के लिए, एक देश के लिए भी जो चलता है वो भी मैक्रो में आ जाएगा। एक दूसरा क्लासिफिकेशन आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो वेरीफाइबल है। क्लासिफिकेशन किसका देख रहे हैं हम लोग? इकोनॉमी का देख रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव इकोनॉमी चेक करेंगे तो उसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो वेरीफाइबल है, और नॉर्मेटिव जो ओपिनियन बेस्ड है। जैसे आईपीएल में कौन जीत रहा है, कल कौन जीता, मुंबई या सीएसके, तो ये ओपिनियन है। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करेंगे तो जो जीत चुका है वो वेरीफाइबल है। अगर इसमें चेक करते हैं तो अभी 2.1% जीडीपी का हेल्थ सेक्टर में लगेगा। ये अगर बात चल रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये वेरीफाइबल है। लेकिन इंडिया को खर्च करना चाहिए 5% हेल्थ पे, तो ये वेरीफाइबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या? माइक्रो के लिए अपन 2 क्लास शेड्यूल है हम लोग का, 2 क्लास में माइक्रो खत्म करना है, और मैक्रो में 7 to 8 क्लास लगेंगे, प्लस डेली 25 to 30 क्वेश्चंस रहेंगे साथ में। उसमें एमसीक्यू भी रहेगा,
प्लस मॉडल क्वेश्चंस भी रहेंगे जो पैटर्न चल रहे हैं अभी 2023 का। 2023 वाला थोड़ा एग्जाम अलग डिफरेंट था, लेकिन 2024 में सेम ट्रेंड वापस आ चुका है। तो अपन वही चेक करेंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से चलें। सो फ्री गुड्स एंड फ्री ऑफ चार्ज गुड्स, ये क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि फ्री गुड्स और फ्री ऑफ चार्ज, इसमें एक चीज चेक करना है हमें। फ्री गुड्स मतलब नॉट स्केयर, नॉट स्कार्स, मतलब स्कार्स मतलब हो गया कि वाटर, सनलाइट, वाटर ड्रिंकिंग वाटर का बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जैसे ओशियनिक वाटर है वो स्कार्स नहीं है, सनलाइट स्कार्स नहीं है, तो ये नॉट स्कार्स है, लेकिन इसका जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्वेश्चन ज्यादा था। ये हमें एक कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसे अलग से देखते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे चेक करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को जो अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो हम छोड़ रहे हैं या जिससे लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक ए नाम का लड़का है, वो एग्रीकल्चर का वर्क करता है विलेज में, और उसे 500 रुपए का पर डे का मिलता है। बट अगर उसको एक जॉब ऑफर आया शहर में, अर्बन एरिया में, और उसे 750 रुपए अगर मिल रहा है, बट ए जो जाना नहीं चाह रहा है, ए एग्रीकल्चर विलेज में ही एग्रीकल्चर में ही खुश है, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या निकलेगा, इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था 750 रुपए, लेकिन इसको मिल कितना रहा है 500 रुपए, तो इसका जो डिफरेंस है 250 रुपए इस पर्सन ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ लें आप। आगे चलते हैं, कुछ छूट गया क्या? अच्छा, फ्री ऑफ चार्ज गुड्स क्या होता है? फ्री ऑफ चार्ज गुड्स जो स्कैर्स हैं, यहां पे क्या था, फ्री गुड्स जो स्कैर नहीं थे, यहां स्कैर्स हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें रहेगा, इसमें कॉस्ट नहीं था। और इसमें जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड गुड्स, एक चीज और यहां पे बात आता है कि नॉन एक्सक्लूडेबल, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट में आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप यहीं पे रहो, आपको नहीं जाना, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं इसमें। बट अगर गवर्नमेंट का ही डिस्कॉम है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वो बांट रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप बिल पे नहीं करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। बट ऐसा फॉरेस्ट नहीं है, दोनों क्या है, गवर्नमेंट सप्लाइड है, गवर्नमेंट का ही है, लेकिन ये वाला इसमें इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, तो फ्री ऑफ चार्ज गुड्स का आगे का हम लोग इसका एप्लीकेशन चेक करेंगे, ये थोड़ा सा थियरी का पार्ट है। इसके बाद एप्लीकेशन हम लोग चेक करेंगे, विदाउट एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे, तो एप्लीकेशंस वो चेक करना है। तो ये आपको पता ही होगा ये वाला पार्ट कि किसी भी चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज आते हैं, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इससे एक एंटरप्राइज बनता है, ये कंपनी बन गई। कंपनी के बाद क्या होता है, उसके बाद वो कंपनी क्या प्रोड्यूस करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज भी 2 तरह के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या हो गया, फाइनल गुड्स भी 2 तरह का हो जाएंगे, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को अगर हम 3 भाग में बांट सकते हैं, एक ड्यूरेबल, एक नॉन ड्यूरेबल और एक सर्विसेज। ड्यूरेबल मतलब 3 साल से ज्यादा जिनका लाइफ होता है उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब 3 साल से कम जिसका लाइफ होता है। तो उससे पहले एक इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है कि जो एक किसी के प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूम, जैसे कि आप मार्केट से कॉफी लेके आए बिजनेस पर्पस के लिए,
बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेंट में कॉफी लेके आए, कॉफी यूज करके कॉफी आप सर्विस में अब सर्विस कॉफी सर्व किए, लेकिन इसके दौरान कॉफी खत्म हो गया, कॉफी खुद कंज्यूम हो चुका है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स में आता है जो खुद कंज्यूम हो जाता है। लेकिन फाइनल गुड्स होता है जो कंज्यूम नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें भी हम लोग चेक करते हैं। कंजम्पशन देख चुके हैं, कंज्यूम जो हम लोग खुद कर रहे हैं, कंजम्पशन गुड्स। और जो कैपिटल है, कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स में 3 क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। जो क्या होता है कैपिटल गुड्स? जो किसका आउटपुट है? मैन मेड प्रोसेस का आउटपुट है। और दूसरा होता है कि वो अगेन एक्ट एज इनपुट फॉर द प्रोडक्शन, वो खुद कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स में अपन ने देखा कि वो खुद कंज्यूम हो जा रहा है, लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होता है कि जो खुद कंज्यूम नहीं हो रहा है। और लास्ट है while acting as an input doesn't get consumed or transformed, और अगेन एक्ट एज इनपुट फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स में हम लोग क्या क्या देखें? 3 चीज देखें कि एक तो वो ट्रांसफॉर्म या कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, दूसरा कि वो एक अलग इनपुट के लिए भी यूज हो पा रहा है, अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, इसमें ज्यादा मैंने देखा है कि इसमें ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस आप देखेंगे 2021 में क्वेश्चंस आया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट गुड्स और इंफीरियर गुड्स के कॉन्सेप्ट में। और अब अगर आप ये मैं जो बता रहा हूं उसको आप एक बार समझ लोगे तो उसके बाद बहुत इकोनॉमी बहुत 50% ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अब हम लोग ट्रेंड अलग पैटर्न में चलते हैं। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं जीडीपी, एनडीपी, वो सब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार ग्राफ अगर क्लियर हो गया, डिमांड सप्लाई में ही सारा इकोनॉमी खत्म है। तो डिमांड सप्लाई से क्या समझ सकते हैं हम लोग? इन्फ्लेशन खत्म कर, मार्केट्स देख सकते हैं, इन्फ्लेशन चेक कर सकते हैं, और मनी सप्लाई क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, सारा चीज हम लोग एक ग्राफ में समझ जाएंगे। तो ध्यान से इसके देखें कैसे ग्राफ कैसे बनेगा, और मनी सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग का आज का? इसमें हम लोग चेक करेंगे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें चेक करेंगे हम लोग इलास्टिसिटी, और टाइप्स ऑफ गुड्स चेक कर लेंगे। और एक इनविजिबल हैंड्स, इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म करें। तो ये आज तक यही रहेगा। फिर चेक कर, चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड होता क्या है? डिमांड होता क्या है? 2 चीज में होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए और एबल होना चाहिए। आपका चाह भी होना चाहिए और आप खुद वो उसके लिए एबल है। जैसे एक फोन लेना है आपको, आईफोन लेना है, आईफोन के लिए विलिंगनेस तो बहुत का रहता है, लेकिन एबल है कि नहीं? अगर आप इकोनॉमी के टर्म पे देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, विलिंगनेस एंड एबल। आप अगर एबल ही नहीं है तो डिमांड पे आप ज्यादा इफेक्ट नहीं, इकोनॉमी में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूम दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि एज्यूमिंग ऑल द अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट, सेटरस पैरिबस। सेटरस पैरिबस का मतलब ही होता है कि सारे फैक्टर को कांस्टेंट माना जाए, तब क्या होगा? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी जो डिमांड है क्वांटिटी का, वो प्राइस से। जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे इसका। तो ये समझ में आ गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी डिमांडेड और जो प्राइस के बीच का रिलेशन इनवर्स है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखते हैं। और एक चीज ये ध्यान देना है कि ग्राफ में क्या होता है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अगर प्राइस और क्वांटिटी पे अगर चेंज लाएंगे तो अलोंग द
ग्राफ मूवमेंट होगा, ठीक है। और अगर प्राइस और क्वांटिटी को छोड़ के कोई अलग डिटर्मिनेंट्स को हम लोग चेंज करेंगे तो ये या तो अपवर्ड जा सकता है या तो इनवर्ड जा सकता है। ये ग्राफ को सीखना है हमें कि इन्फ्लेशन कैसे होगा, आगे हम लोग जाके ये सब सारा चीज ग्राफ से सीखना है, ठीक है। 2-3 क्लास में अपन इतना पढ़ लेंगे कि ग्राफ से सारा चीज सीख लेंगे। क्वेश्चंस आते हैं कि एक कंट्री में ही अगर सप्लाई बढ़ गया, डिमांड घट गया तो इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होगा, तो वो सब ग्राफ हम लोग दिमाग अपना लगाते हैं, अपना थॉट्स में घूमते फिरते रहते हैं। तो इसलिए ग्राफ में ध्यान दें, ग्राफ सीख लें एक बार तो उसके बाद सारा चीज कॉन्सेप्चुअल है, कोई चीज रट्टा वाला नहीं रहेगा, कोई चीज मगड़प नहीं करने बोलूंगा मैं, बस आप ध्यान दें इसमें। तो पहले डिटर्मिनेंट्स में आते हैं प्राइस में। प्राइस कैसे, हम लोग तो चेक कर चुके हैं, क्वांटिटी और प्राइस का इनवर्स रिलेशन है, उसका एक एग्जांपल में चेक करते हैं। टी शर्ट, मार्केट में टी शर्ट है जिसका रेट 300 है, ये 300 का यहां पे है। और अगर प्राइस घट गया 300 से 200 हो गया, पहले 300 था तो क्वांटिटी आपका 4 टी शर्ट ले रहे थे, लेकिन अब जो अगर 250 हो जाएगा प्राइस तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, 6 टी शर्ट ले सकते हैं। तो ये पैटर्न पता चल रहा है कि पहले 300 था, आपने दिख रहा होगा 300 पहले था तो 4 अपन टी शर्ट खरीद सकते थे, ये वाला पोर्शन है। लेकिन जब प्राइस कम हो गया, 250 जब हो गया, जब 250 हो गया तो प्राइस का, ये प्राइस वाला ग्राफ है और ये क्वांटिटी का ग्राफ है, ये प्राइस है ऊपर, ये क्वांटिटी है। तो जब 250 हो गया तो 250 वाला यहां पे आ जाएगा, तो ग्राफ खुद पे खुद शिफ्ट हो जा रहा है 6 पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग को पता क्या चला कि इनवर्स रिलेशन यहां से पता चल रहा है कि प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही वाइस वर्सा रहेगा। अब आगे चेक करते हैं, ये अपन को पढ़ना है सारा, प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स चेक करेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस, साइज ऑफ द मार्केट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होता है। आगे देखते हैं इनकम पे। सो इनकम एक चीज यहां दिख रहा होगा कि इनकम प्राइस और क्वांटिटी से अलग है, तो प्राइस और क्वांटिटी से अलग होगा तो अलोंग द ग्राफ मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा इनवर्ड या अपवर्ड। तो इनवर्ड या अपवर्ड वही हम लोग चेक करते हैं कि कैसा ग्राफ मूवमेंट होगा। सिंपल सा ग्राफ है, प्राइस का, ये क्वांटिटी का, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड का बात चल रहा है, सप्लाई मीन डिमांड। तो डिमांड, हम लोग कंज्यूमर, हम लोग क्या है, हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग खुद कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में चेक कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अगर इनकम, तो इनकम भी डिपेंड करेगा गुड्स पे, तो टाइप्स ऑफ गुड्स जब पढ़ लेंगे उसमें भी इजी होगा। लेकिन एक तरह का अगर हम लोग देखते हैं, कॉफी, कॉफी 100 रुपए, 100 रुपए मार्केट प्राइस है। अगर मेरा इनकम, पहले इनकम 10,000 था, अब इनकम 12,000 हो गया, तो चेक करते हैं पहले प्राइस 50, 100, 100 ये प्राइस, 100 का प्राइस है, और ये हो गया क्वांटिटी। चेक करेंगे तो 100 वाले में, 100 वाले में हम लोग 10 कॉफी कंज्यूम करते थे, ठीक है। इनकम यहां पे तो है नहीं, इनकम या तो ये तो प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो इनकम है नहीं, तो याद इसी के अलोंग मूवमेंट तो होगा नहीं। तो इनकम बढ़ाते हैं, तो इनकम बढ़ाने से होगा क्या, इनकम बढ़ाने से क्या होगा कि हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी का डिमांड करेंगे। तो क्वांटिटी का डिमांड ये वाला था, तो क्वांटिटी का डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी की डिमांड अगर ये वाला हो सकता है, हम लोग 15 डिमांड कर दें तो ये वाला, और प्राइस तो सेम है, प्राइस हम लोग चेंज नहीं कर रहे, हम लोग क्या बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, प्राइस भी कांस्टेंट है और डिमांड इनकम के हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस तो 100 रुपए ही है, 100 रुपया, तो मतलब ये वाला देखिए, ये 100 रुपए ही रहेगा,
लेकिन ग्राफ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ का मूवमेंट कैसे हुआ, ये ऊपर आ गया, आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इनकम से फ्लक्चुएट हो रहा है, इलास्टिसिटी भी यहां से निकल जाएगा, नेसेसिटी गुड्स भी इसमें आता है। एक और इंफीरियर गुड्स का चेक करते हैं, ये हो सकता है, ये नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड। एक और की स्टडी लेते हैं हम लोग इंफीरियर गुड का। सेम ग्राफ में हम लोग मूवमेंट करेंगे, अब आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। इंफीरियर गुड में एग्जांपल नोकिया फोन्स, कीपैड फोन्स, नोकिया कीपैड फोन्स। अच्छा, नोकिया कीपैड फोन्स हम लोग फोन का चेक करते हैं क्या क्या होगा। तो पहले डिमांड, डिमांड ग्राफ है, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। तो हमारा क्या इसमें भी क्या है, इनकम का बात चल रहा है। इनकम हम लोग सेकंड डिटर्मिनेंट चेक कर रहे हैं, सेकंड डिटर्मिनेंट इनकम है। तो चेक करते हैं कि इनकम हमारा 10 था, अब क्या हो गया, इनकम 15 हो गया। ठीक है, और पहले डिमांड क्या था, पहले प्राइस इसका फोन का 5,000 था और डिमांड था चार चार खरीदा जाता था। लेकिन जैसे इनकम बढ़ा, इंफीरियर गुड का क्या होता है कि जैसे जैसे, या रोड साइड का जो अनब्रांडेड टी शर्ट्स होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, पैटर्न ही होता है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग ब्रांडेड की ओर बढ़ते हैं। सोशल एक स्टेटस बनाना, सोशल सोसाइटी में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बारे में बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो नोकिया फोन तो अभी चलता ट्रेंड पे है नहीं, तो ये वाला इसका जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे उसका डिमांड घट जाएगा, डिमांड घटेगा तो कर यहां पे आ जाएगा, ये डिमांड हो गया। सेम प्राइस है, प्राइस में देखो, देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग चेक किया 100 रुपए का ही कॉफी था, यहाँ पे भी 5,000 का ही फोन है, लेकिन इनकम से हम लोग का कर्व चेंज हो रहा है, अब इनवर्ड आ गया, पहले आउटवर्ड गया था, अब आ रहा है इनवर्ड हो गया। तो इसी तरह से हम लोग सारा चीज चेक कर लेंगे। आते तीसरा, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप्स, इसमें ही इसी में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ गुड्स, 3 भाग में बांटते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल, एक हो गया इंफीरियर, एक हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट गुड्स, एक होता है अनरिलेटेड गुड्स। एक एक्सेप्शंस भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। एक्सेप्शन भी 2 तरह का होता है, वाइब्रेंट गुड्स और गिफन गुड्स। नॉर्मल ग्राफ क्या होता है, नॉर्मल ग्राफ ऐसे होता है, प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी, ये डिमांड ग्राफ ये है। लेकिन एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये चेक करते हैं हम लोग, अब क्या होता है आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है इनकम और डिमांड के बेसिस पे नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स आपस में, दो एक गुड्स में आपस में अगर चेक करते हैं तो कैसा रिलेशन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड अनरिलेटेड गुड्स। और ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, उसमें आता है नेसेसरी गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मैंने बता दिया कैसे ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे शिफ्ट करना है। इंफीरियर गुड्स का मैंने बता दिया। आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। ये इंपॉर्टेंट है, 2021 में क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था। तो हो सकता है कि नेसेसरी में आ जाए, लग्जरी में आ जाए, तो सारा चीज हम लोग खत्म इसमें क्लियर करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स,
कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। और सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले, जैसे कि इसमें एग्जांपल हो जाए पेप्सी या थम्स अप। ब्रेड, जैम या बटर। ब्रेड के साथ आप या तो जैम खाएंगे या फिर बटर खाएंगे, तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग चेक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है, मतलब एक के साथ एक खाना ही पड़ता है, जैसे कि ई बुक और किंडल, ये आपस में कनेक्टेड है, इसको अलग अलग आप नहीं ले पाओगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि एक साथ का बंडल आता है। जैसे ब्रेड अपन ने देखे, ब्रेड जैम और ब्रेड बटर, तो ये ब्रेड और जैम, ब्रेड बटर, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री और ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसको इसके ग्राफ के हिसाब से देखते हैं। डिमांड ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, क्या होगा पहले चेक करते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये ग्राफ। एक सिनेरियो लेते हैं, केस सिनेरियो क्या हो गया कि सब्स्टिट्यूट कहीं चेक कर लेते हैं कि पेप्सी का रेट है, पेप्सी का रेट है 45 रुपीज पर लीटर, और थम्सअप का भी सेम रेट है 45 पर लीटर। लेकिन अगले सिनेरियो में क्या हुआ कि अगले बार पेप्सी का रेट तो सेम रह गया 45, लेकिन थम्सअप का रेट 60 हो गया। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो प्राइस हमने देख लिया, इनकम देख लिया, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, प्राइस, अगर प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट से देखते हैं तो वो डिमांड ग्राफ में, लॉ ऑफ डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, पेप्सी का 45 रुपीज था, थम्सअप का 45 रुपीज था एक टाइम पे, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि पेप्सी का 45 था लेकिन थम्सअप 60 रुपीज में आ गया। तो अपन जाएंगे तो अपन क्या प्रिफर करेंगे, पहले सेम था 45 था और डिमांड 10 होगा, यहां पे ग्राफ है। लेकिन अगले, अगर कोई बंदा जाएगा तो पहले पहले अगर रेट जब सेम था तो फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी पेप्सी भी उठा रहा था, कोई थम्सअप उठा रहा था। लेकिन पेप्सी का अगर चेक करते हैं यहाँ पे, पेप्सी वाला क्वेश्चन में आएगा, स्पेसिफिक आएगा कि पेप्सी के हिसाब से डिमांड कर्व का शिफ्टिंग करें, तो पेप्सी के डिमांड का क्या फर्क पड़ेगा ये चेक करना है। तो यहाँ पे पेप्सी तो 45 का ही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन थम्सअप का रेट बढ़ चुका है। थम्सअप का रेट बढ़ने के कारण क्या होगा कि पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा, पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिमांड अपन बढ़ाते हैं, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। पेप्सी का रेट सेम है, 45 रुपए ही पेप्सी का सेम रेट है, लेकिन पहले फर्स्ट सिनेरियो में अपन देखें कि 10 का डिमांड था, लेकिन अब 15 का डिमांड है। तो कैसे ग्राफ शिफ्ट कर रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। अपन ने देखा सेटेरिस पेरिबस, तो सेटेरिस पेरिबस में टू एज्यूम द ऑल द अदर थिंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री सेम नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है, उसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, आगे चलते हैं। सो नॉर्मल खत्म हो गया, इन्फेरियर हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। अनरिलेटेड गुड्स में आपस में कोई मतलब है नहीं, तो आपस में अगर दोनों मतलब जैसे बैग और वाटर बॉटल, वैसा कोई रिलेशन दोनों में नहीं है, तो दोनों इफेक्ट भी वैसा नहीं करेगा ग्राफ में। ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी गुड्स क्या होते हैं और लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, और डिमांड ग्राफ में इनका शिफ्टिंग कैसा होता है, तो ये चेक करते हैं। नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स मतलब क्या होता है, नमक, जिसके बिना अपन रह नहीं सकते, प्राइस कितना भी फ्लक्चुएट कर ले लेकिन वी हैव टू परचेज इट। जैसे नमक,
जैसे मेडिसिन, पैरासीटामोल, एक ये मेडिसिन हो गया, या नमक हो गया, सॉल्ट। तो ये सब क्या नेसेसरी गुड्स है, इसका प्राइस से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं पैटर्न। प्राइस, क्वांटिटी, सॉल्ट का रेट 50 रुपए था और क्वांटिटी 20 खरीदता था। प्राइस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो प्राइस अगर बढ़ाते हैं प्राइस अगर 100 भी करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 25 ही रहेगा। तो ये नेसेसरी गुड्स का कर्व कैसे बनेगा, ये लास्ट में मैं एक बार सारा समरी कराऊंगा कि कैसे कैसे कौन सा गुड्स का कैसा आपका स्लोप बनेगा। तो नेसेसरी गुड्स का देख रहे हैं हम कि थोड़ा सा स्लैंटेड रहेगा। तो ये वाला, जैसे ये नॉर्मल है, जो ये वाला पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन सेम होगा। तो अपन ये देख रहे हैं, ये पोर्शन सेम है और ये पोर्शन सेम है, जिसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक, एक यूनिट प्राइस में बढ़ने पे एक यूनिट डिमांड बढ़ता है, तो यूनिट इलास्टिक है। लेकिन इसका कर्व कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्लैंटेड नीचे की तरफ थोड़ा सा रहेगा। कैसे, जैसे देखते हैं इसका, ये प्राइस में इतना चेंज है लेकिन क्वांटिटी पे कितना देख रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ही। क्वांटिटी थोड़ा सा चेंज हुआ, प्राइस बहुत ज्यादा चेंज करने पे भी क्वांटिटी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब क्या था, रेस्पॉन्सिवनेस, कितना रेस्पॉन्सिवनेस है वो प्राइस पे। तो अपन ये चेक कर लिया कि नेसेसरी गुड्स इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली किसके थ्रू, हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट इलास्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से रिलेटिवली इन इलास्टिक है कौन सा, जो नेसेसरी गुड्स है। फिर हम लोग चेक करते हैं लग्जरी गुड्स में। लग्जरी गुड्स का कर्व कैसा होगा, आप ही बताओ। जैसे कि प्राइस थोड़ा सा ही चेंज करने पे, प्राइस अपन ने चेंज किया यहां से यहां तक, ये प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ गया। कैसे, इसका एग्जांपल, बिग बिलियन डेज, हम अपन शॉपिंग करते हैं बिग बिलियन डेज में। तो कल से अगर बिग बिलियन स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है तो आज का तो कम होगा लेकिन कल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लग्जरी गुड्स डिपेंड करता है अपन अपन का इनकम में भी, इनकम में भी डिपेंड करेगा लग्जरी गुड्स। तो इसका जो इलास्टिसिटी क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। नेसेसरी गुड्स हो गया, लग्जरी गुड्स हो गया। एक्सेप्शन, यहां ये वाला समझना जरूरी है। तो दो तरह का एक्सेप्शन है, डिमांड कर्व में बात करेंगे, दिख रहा है यहां पर। तो अगर हम लोग चेक करते हैं डिमांड कर्व, हम लोग डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं अभी, लॉ ऑफ डिमांड में। तो लॉ ऑफ डिमांड में दो तरह का एक्सेप्शन होता है, वेबलन गुड्स एंड गिफन गुड्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आगे जाके आने वाले लेक्चर्स में अपन क्लियर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रिक वाइज चलते हैं, रिवीजन कोर्स है तो उतना ज्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं। तो वेबलन गुड्स और गिफन गुड्स क्या होता है, ये दोनों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी बढ़ने पे प्राइस बढ़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ने पे, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी घटता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ये दोनों पे सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस क्या है कि आप एक तरीका से याद करिए, वेबलन बढ़िया, बढ़िया मतलब ये लग्जरी गुड्स है। वेबलन गुड्स एक लग्जरी गुड्स है जो प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ऐसा जनरली होता नहीं है डिमांड टाइप में। लेकिन और गिफन गुड्स में क्या होता है, गिफन जी मतलब घटिया, घटिया मतलब इंफीरियर गुड।
इंफीरियर गुड होने के बावजूद इसका क्वांटिटी प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस याद करना, वेबन गुड्स एंड गिवन गुड्स। अब ये ऑलरेडी कंप्लीटेड, लग्जरी, नेसेसरी, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, इंफीरियर, नॉर्मल, सब कंप्लीट है ये सब। आगे चलते हैं। सप्लाई, जैसे डिमांड के बारे में देखें हम लोग, वैसे ही विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। हम लोग डिमांड में क्या देख रहे थे, हम लोग अपना कंज्यूमर, कस्टमर, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे। यहाँ पे एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में सोचना है। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। जितना मार्केट में जितना ज्यादा प्राइस रहेगा उतना ज्यादा अपन हम लोग क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। एट सेटर्स पेरिबस ये तो रहेगा ही। ऑल द अदर थिंग कीपिंग इन माइंड, ऑल द अदर थिंग विल रिमेन कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रख के इसको सोचना। अगर हम लोग दो तीन क्राइटेरिया एक बार सोचेंगे तो वैसा सही, उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट्स में भी सेम रहता है। हम लोग एक दो एग्जांपल चेक करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साइज ऑफ मार्केट। एक तो प्राइस है, अगर प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे तो मूवमेंट अलोंग द ग्राफ होगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज ये देखते हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। तो यही से समझ लेते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया, जैसे कि लैंड, लेबर का चेक करते हैं। लेबर अगर जो मार्केट में लेबर का जो हर महीने का पैसा लगता है, हर महीने का पैसा अगर वो लेबर का डिमांड रहेगा कि पैसा बढ़ाएं। अगर पहले 1000 रुपए में काम होता था, अब वो 1200 में काम हो रहा है। 1200 में काम होने के चलते क्या होगा कि प्रोडक्ट 1200 का देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो बजट सेम रहेगा, मेरे पास बजट एक स्पेसिफिक बजट है, लेकिन डिमांड बढ़ गया, लेबर को उतना पैसा देना होगा, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, लेबर कुछ कम करना पड़ेगा। 1200 देना तो है, तो पहले 20 लेबर काम करते थे, अब मुझे 17 में काम चलाना पड़ेगा। 17 लेबर जब काम करेगा तो जो क्वांटिटी मुझे प्रोडक्ट मिलता था 15, तो वो क्वांटिटी मुझे मिलेगा 12। तो मार्केट पे सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर घटेगा, लेबर का डिमांड पैसा, अगर हम लोग वेजेस बढ़ाएंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई घट गया। तो सप्लाई अगर घट गया क्या होगा, फिर देखते हैं ग्राफ के हिसाब से। प्राइस, क्वांटिटी, ये वाला यहां से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं यहां पे, यहां से बड़े में चेक करते हैं। तो ये ग्राफ चेक करें हम लोग, सप्लाई, सप्लाई वाला ऐसे शुरू करता है। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी रहेगा। ये वाला क्यों, ये वाला क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में कुछ अपना पैसा लगता है खुद का। तो मार्केट में जीरो से बेचेंगे नहीं, हम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ अपन का पैसा लगा है, उसके बाद ही मार्केट 50 रुपए मेरा लगा कुछ प्रोडक्ट बनाने में, उसके बाद अपन बेचेंगे 50 से ज्यादा ही। तो इसलिए ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ऐसे करके यहां से सीधा स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन था कि लेबर का वेजेस बढ़ा चुके हैं हम लोग, लेबर का वेज बढ़ा दिया। लेबर का वेज बढ़ाने से क्या हुआ कि प्रोडक्ट कम आएगा मार्केट में, मार्केट में प्रोडक्ट कम आएगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाइड पहले सपोज यहां पे था, ये वाला सप्लाई वाला था। अब क्या हुआ कि सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया तो यहां पे कर लेते हैं सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई यहां पे आ जाएगा। और प्राइस तो सेम रहेगा, प्राइस को तो चेंज नहीं किया हम लोग। तो ग्राफ आउटवर्ड जा रहा है, ग्राफ इस तरह से जा रहा है। तो ग्राफ का मूवमेंट चेक कर लिया हम लोग। ठीक है, ग्राफ का मूवमेंट कैसे हुआ कि ग्राफ शिफ्ट कर गया लेबर फैक्टर प्रोडक्शन के चेंज होने के चलते। तो सेम है, वैसे ही सारे का हम लोग डिटेल में करते हैं। तो आप लोग ई ग्राम क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, और जो भी इसका पीडीएफ अभी क्वेश्चंस कराएंगे, जो भी पीडीएफ होगा तो आप लोग अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से वो लिंक शेयर कर, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको डिटेल में देखते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन दो तरह से करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे, या तो टैक्स लगाएंगे या सब्सिडीज।
प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, सप्लाई ग्राफ। तो एक टाइम था प्राइस 100 रुपए कोई भी आइटम ले सकते हैं और 50 का सप्लाई था। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, 100 का सामान था प्लस 20 रुपए टैक्स लग गया, तो 100 रुपया जो सामान था वो 120 रुपए में खुद बिकेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर तो लॉस में रहेंगे नहीं। तो पहले 100 रुपए था तो अब 120 में खुद ही बेच रहा है वो, ठीक है, तो 120 में जा रहा है। प्राइस इसका 120 हो गया, ठीक है। इसी कर्व से चेक करेंगे, यहां पे 120 जब हो जाएगा तो ये वाला यहां से कर्व आ जाएगा। पहले 100 रुपए था, 100 रुपए वाला ग्राफ हम लोग यहां पे बनाए थे, 100 का ग्राफ ये वाला है 100 का ग्राफ ये वाला था। 120 क्यों हो रहा है? क्योंकि टैक्स, सरकार ने टैक्स लगा दिया। सरकार टैक्स लगाने से क्या होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस 120 हो गया, तो 120 का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो यहां पे अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये वाला पोर्शन जो ऐसे आ जाएगा। 120 होगा तो ये आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ इसका था, पहले का ये वाला ग्राफ। तो ऐसे ही सारा ग्राफ, सारा चीज ग्राफ से सीख सकते हैं अपन। आगे चलता है, एक था इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी प्राइस मार्केट ड्रिवन होता है। कोई भी डिमांड एंड सप्लाई इज ऑलवेज मार्केट ड्रिवन। क्या इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक ये वाला डिमांड है, ये वाला सप्लाई है, और ये जो इक्विलिब्रियम का बात करता है, ये वाला खुद पे खुद अगर थोड़ा सा भी ऊपर डिमांड जाएगा या सप्लाई नीचे जाएगा तो कोशिश होगा खुद पे खुद, विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये ग्राफ खुद पे खुद इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनविजिबल हैंड्स। इसका एग्जांपल एक देखते हैं। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो एक शॉपकीपर है, वो आईपीएल की जर्सी बेच रहे हैं और फुटबॉल क्लब का जर्सी बेच रहे हैं। तो खुद यहां पे तो शॉपकीपर क्या हो रहा है कि यहां पे अगर मान लीजिए 50 जर्सी आईपीएल का जर्सी है और 50 फुटबॉल का, तो शॉपकीपर यहां पे ज्यादा कौन बिकेगा? आईपीएल का सीजन है तो आईपीएल जर्सी ज्यादा बिकेंगी, लेकिन फुटबॉल वाला ज्यादा नहीं बिकेगा। तो आपस में धीरे धीरे क्या होगा कि शॉपकीपर खुद पे खुद फुटबॉल का जर्सी कम कर देगा और आईपीएल जर्सी को बनाना ज्यादा कर देगा। तो ये मार्केट पे जो जितना ज्यादा डिमांड है, मार्केट ड्रिवन होता है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड्स। आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक क्वेश्चन है 2021 में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज, मतलब सेटरस पैरिबस, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीजेस। यहां पे क्या बात कर रहा है? डिमांड का बात कर रहा है ऑफ ए गुड माइट इंक्रीजेस। कब बढ़ेगा? किसका क्या चीज बढ़ेगा? डिमांड किसका बढ़ेगा? चेक करते हैं। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इंक्रीजेस, तब क्या होगा? ये नहीं होगा। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस और इट्स प्राइस फॉल। तो सबसे इजी ऑप्शन क्या लग रहा है कि इट्स प्राइस फॉल। अगर किसी गुड का प्राइस घट जाएगा और इसका डिमांड बढ़े, प्राइस घटेगा, ये तो हम लोग देखते ही हैं कि प्राइस इनवर्सली मोनो डिमांड, प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, ये तो रहेगा ऑप्शन। 4 ऑप्शन है तो ये खत्म हुआ। फिर देखते हैं प्राइस, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, इंफीरियर गुड है और इनकम बढ़ रहा है। इसमें क्वेश्चन में ये बताया नहीं कि गुड कौन सा गुड है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं इंफीरियर गुड है। इंफीरियर गुड जनरली क्या होता है, मेरे इनकम लेवल बढ़ाने से इंफीरियर गुड का डिमांड घटता है, तो द गुड इन इंफीरियर गुड यहाँ पे पूछ रहा है इंक्रीजेस, तो ये आंसर होगा नहीं। इंफीरियर गुड मतलब इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड का डिमांड घट जाएगा, तो ये होगा नहीं। 3 खत्म है, 3 खत्म है, आंसर 1 और 4 आएगा। तो ये अपन देख चुके हैं पहले, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स का पहले डिस्कशन हो चुका है डिटेल में। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो या तो अपन मैसेज इसमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, अपन चेक कर लेंगे बाद में भी। तो क्लास तो हो गया, हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे अब। ये क्वेश्चन है 2023 का, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 25 शायद 25 होंगे। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग। अच्छा, कंसिडर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स। तो ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता है, आईपीआर। एक तो ये आपका इन्वेस्टमेंट एसेट्स। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन यूपीएससी का आंसर था इसमें। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जो भी बड़े लेवल के सीईओ या कुछ बड़े लेवल के क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट्स जो भी होंगे, तो उनका जो लिस्ट है वो भी एक तरह का एसेट रहेगा, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहेंगे इसमें आंसर। ब्रांड रिकॉग्निशन रहता ही है, सिंबल, जैसे अपन ईग्राम का देखते हैं, ईग्राम, जो ईग्राम का सिंबल है वो भी एक तरह का ब्रांड रिकॉग्निशन है, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो ये रहेगा। इन्वेंट्री नहीं होगा, इन्वेंट्री मतलब कोई भी अपना गुड्स को रखने के लिए एक वेयर हाउस बनाता है, तो वो मेरा इन्वेस्ट एसेट नहीं होगा, तो ओनली 3 इसमें रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2022 का क्वेश्चन है। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट सेशन से क्या करूंगा मैं कि आपको 20 सेकंड का टाइमर ऑन रहेगा, लाइव क्लास रहेगा, उसमें 20 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। अगर आंसर देना होगा तो उसमें आप लोगों को ज्यादा रिवीजन जल्दी से हो पाएगा। तो एनएफटी के बारे में क्वेश्चन था 2020 में, क्योंकि न्यूज में था, ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन था। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, सही बात है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट करता ही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में रहता है ये यूनिक क्रिप्टोग्राफ, ठीक है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंजेस at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial। ये नहीं हो सकता, एक मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन एनएफटी को अभी नहीं बोलते हैं। जैसे क्रिप्टो, आपका क्रिप्टोग्राफिक ये करेंसी, आप लोग का जो करेंसी होता है बिटकॉइंस है, वो ट्रेडेबल है, वो भी एक चलता है ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन का ही टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन अपन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एनएफटी होता क्या है, सिंपल टर्म हम लोग चेक किए, जैसे कि कोई सॉन्ग है या फिर कोई ड्राइंग है, आजकल तो ट्वीट्स भी है, जो भी ट्वीट्स है सारा का क्या होता है कि एक डिजिटल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 सही है, 2 सही है, 3 नहीं होगा, तो 1 और 2। ये अपन दे चुके हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, वो सब्स्टिट्यूट पहले ही चेक कर चुके हैं इसको।
क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द मनी मल्टीप्लायर ऑफ एन द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर एक इकोनॉमी में कैसे बढ़ेगा, इसका ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर मान लीजिए अपन को पता नहीं है अभी मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, अपन पढ़ेंगे आगे के सेशंस में, सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंक्रीज इन सीआरआर, अगर सीआरआर बढ़ रहा है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंक्रीज कौन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे सीआरआर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। इंक्रीज इन एसएलआर, ये भी नहीं होगा, एसएलआर भी आपका डिपॉजिट है। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, हो सकता है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन बढ़ने पे ऐसा होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ हो रहा है, वैसा कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन बैंकिंग हैबिट्स में ये क्वेश्चन 2021 का था, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा बैंकिंग हैबिट्स। अगर बढ़ रहा है, बैंकिंग हैबिट्स बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर हम लोग पढ़ेंगे। मनी मल्टीप्लायर M3 बाई M0 होता है, उसको चेक करते हैं। M3 ब्रॉड मनी बाई नैरो मनी, तो इसको हम लोग चेक बाद में आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन में हम लोग क्या करना है, तो कट इन टैक्स रेट accompanied by increase in interest rate, increase in expenditure on public project, ये तो लग रहा है थोड़ा सही लग रहा है। इंक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट अगर बढ़ाएंगे, पहले से अपन रिसेशन मतलब होता है क्या, रिसेशन मतलब 2 क्वार्टर निगेटिव ग्रोथ रेट रहेगा, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। तो पहले ही कंट्री रिसेशन में और ऊपर से आप क्या लगा रहे हो, टैक्स ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट में तो खर्चा करना ही पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा मेरे पास 2 ऑप्शन, कट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये हो सकता है, या फिर कट इन टैक्स रेट, ये तक ये तो सही है। एक्कम्पेनिड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देंगे तो लोन मिलेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर इसका आंसर होगा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। तो WPI CPI का बात चल, यहाँ पे क्वेश्चन है द वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन द होलसेल प्राइस। CPI कंज्यूमर प्राइस 46% होता है, इसका 27 अप्रोक्स होता है, ये सही है। द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच दैट CPI डज, सही बात है, ये पढ़ेंगे डिटेल से। WPI सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता, CPI करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज ए की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड द चेंजिंग इन द की पॉलिसी रेट। ये हमको पता होगा 2014 में ही इसको CPI को ही लिया गया था चेंज, इसको डिसाइड करने के लिए, पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी रेट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, CPI। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं, चलिए थैंक यू। फिर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नया एक इनिशिएटिव है और एक रिवीजन मॉड्यूल है, सो चलिए थैंक यू।